आमतौर पर शांत रहने वाला लेह में 24 सितंबर 2025 को सिचुएशन बिगड़ गई जब ऑटोनॉमी की मांग कर रहे डिमॉन्स्ट्रेटर्स पर गोलियां चला दी गई। 4 लोग मारे गए और 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए। प्रोटेस्टर्स की कोर डिमांड ये थी कि लद्दाख को फिर से अपनी विधानसभा यानी राज्य का दर्जा देना और ट्राइबल लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए छठी अनुसूची का दर्जा प्रदान करना, क्योंकि लद्दाख की 97% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल उन ट्राइबल एरियाज के लिए जहां ट्राइबल कम्युनिटी अपनी लाइफस्टाइल, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और रिसोर्सेज को बचाए रखना चाहते हैं। 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स जैसे कि त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम शामिल हैं, तो इसलिए भी लद्दाख को भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने की डिमांड की जा रही है। ये डिमांड्स 2019 में लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से जुड़ी है। 24 सितंबर के पहले लोगों ने धरने दिए और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 35 दिनों की हंगर स्ट्राइक भी की। इन लंबे समय से चल रहे डिसकॉन्टेंट की वजह से ही ऐसा माहौल बना। 2019 तक लद्दाख जम्मू और कश्मीर का पार्ट था जिसे स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। फिर जब अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से ऑटोनॉमी खत्म कर दी और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लोकल्स के इस डिसीजन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस थे, क्योंकि कुछ लोगों को बाहरी राजनीतिक दबाव से सुरक्षा मिलने की खुशी थी, जबकि कुछ लोगों को ये लगा कि उन्होंने एक झटके में अपना सेल्फ रूल खो दिया। और इन्हीं सब रीजन से लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को एक साथ आना पड़ा। इन दोनों ने पहले की डिमांड्स को आगे बढ़ाया, जैसे कि अभी मैंने बताया कि लद्दाख को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाए और 6th शेड्यूल स्टेटस का भी दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ 2 संसदीय सीटें, एक लेह के लिए और एक कारगिल के लिए, और नौकरी में रिजर्वेशन। ये डिमांड्स नए नहीं हैं। एक्टिविस्ट कई सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात और प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे प्रोमिनेंट एजुकेशन रिफॉर्मर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लद्दाख प्रोटेस्ट का एक इंटरनेशनल फेस बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट का लीडरशिप किया। लेकिन बाद में उनकी गिरफ्तारी ने इस मूवमेंट को और सुर्खियों में ला दिया। वांगचुक 6th शेड्यूल लागू करने के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की डिमांड को लेकर उन्होंने पीस मार्च निकाला और लद्दाख से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। लेकिन उनको और उनके साथ लगभग 120 लोगों को दिल्ली बॉर्डर पर अरेस्ट कर लिया गया। सोनम वांगचुक और प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से मिलने नहीं दिया जाएगा तो वो 5 अक्टूबर 2024 से अनशन पर बैठेंगे। वांगचुक ने 16 दिन का अनशन 21 अक्टूबर 2024 को खत्म कर दिया, जब गृह मंत्रालय ने उन्हें दिसंबर में बातचीत का भरोसा दिया। फिर 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक ने 35 दिन का अनशन शुरू किया था, जिससे पूरे केंद्र शासित प्रदेश में प्रदर्शन होने लगे। और फिर 24 सितंबर को जो वायलेंस हुआ उसमें प्रोटेस्टर्स ने एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस जला दिया और फिर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की डेथ हो गई। इसके बाद वांगचुक ने शांति की अपील की और अपना अनशन खत्म कर दिया। हालांकि लद्दाख प्रशासन ने उनको वायलेंस भड़काने और स्टेट की पीस और सिक्योरिटी को खतरा पैदा करने के आरोप में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल यह है कि जो लोग मारे गए हैं उनकी जांच कैसे की जाती है। 2 अक्टूबर को अनाउंस की गई ऑफिशियल मजिस्ट्रेट जांच 4 से 6 हफ्तों में पूरी होनी है, लेकिन दोनों ग्रुप ने यानी लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हायर लेवल की मांग यानी सुप्रीम कोर्ट या किसी कमीशन द्वारा जांच की मांग कर रहे हैं। ये देखना जरूरी होगा कि जांच की अगुवाई कौन करता है और क्या उसे इम्पार्शियल माना जाता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी लोकल IAS ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करता है तो लोगों को ये बायस लग सकता है, और अगर इंक्वायरी लंबी खिंचती है या उसके डिसीजंस पर विवाद होता है तो वायलेंस फिर से हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर इंक्वायरी क्रेडिबल हुई, भले ही देर से ही, तो गुस्सा शांत करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये किसी थर्ड पार्टी के निगरानी के बिना मुश्किल लगता है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंसेशन देती है या नहीं, ये देखना होगा। पॉसिबल है कि वो एग्जिस्टिंग काउंसिल की पावर्स को, लैंड कोटास को बढ़ाने का प्रस्ताव रखें। दिल्ली, जम्मू कश्मीर की तरह अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की अनुमति दी जाए और कुछ लिमिटेड सेफगार्ड्स जोड़े जाएं तो ये एक मिडिल पाथ बन सकता है। और अभी तक देखा जाए तो डिसऑर्डर लद्दाख तक ही सीमित है, लेकिन और भी इलाकों में एकजुटता की भावना जगा दी है। लेह में हुए वायलेंस के 1 हफ्ते बाद अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल एक्टिविस्ट ने कैंडल मार्च किया और सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए भी आवाज उठाई। और इसी तरह के इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखने को मिले। डोमेस्टिकली ये इंसिडेंट काफी ज्यादा पॉलिटिकल हो गया है। लद्दाखी बुद्धिस्ट पर फोर्स का यूज करने पर बीजेपी को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है और ये मुद्दा लद्दाखी वोटर्स और अर्बन लिबरल्स के बीच सरकार के खिलाफ माहौल बना रहा है। दूसरी ओर गवर्नमेंट रिलेटेड नैरेटिव ये है कि इसे लॉ एंड ऑर्डर का मामला बताया जा रहा है और आंदोलन के नेताओं पर विदेशी या एंटी इंडियन ताकतों के प्रभाव में आने का आरोप लगा रहा है। जैसे पुलिस ने आरोप लगाया है कि सोनम वांगचुक के संबंध पाकिस्तान से भी हैं। लद्दाख का स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीन के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है और सिक्योरिटी एनालिस्ट्स का मानना है कि जब LAC पर टेंशन बना हुआ है तब सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख में कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकती। और 2019 के बाद से तो इंडियन गवर्नमेंट ने लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी तेजी से करना स्टार्ट कर दिया है। प्रोटेस्टर्स का कहना यह है कि
जमीन और लद्दाख के डेवलपमेंट पर लोकल लोगों का ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। और सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट इन्वायरमेंटल ग्राउंड्स पर इस प्रोजेक्ट को अपोज करते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और भी तेज कर सकती है ताकि मिलिट्री का आना जाना ईजी हो सके। और सेंट्रल ये भी मानती है कि लद्दाख को राज्य का स्टेटस देने से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में रुकावट आ सकती है। लद्दाख क्राइसिस इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ बॉर्डर एरियाज की डेमोक्रेटिक इच्छाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी नीड से कोलाइड कर रही है। फिलहाल सिचुएशन अभी पॉलिटिकल डेडलॉक में है और बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब दो मांगे, पहली जुडिशियल इंक्वायरी हो और सोनम वांगचुक और भी जो लोग हैं उनको रिहा किया जाए।